नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित सिल्वर वेडिंग कहानी, जो कि मैंने कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक में से ली है, उसकी व्याख्या बताई थी। मैंने आपको बताया था कि यशोधर बाबू अपने काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। अपने से नीचे काम करने वालों के साथ वो छोटा मोटा मजाक करते रहते हैं, लेकिन अपने आदर्शों और असूलों को ना छोड़ने वाले हैं, असूलों को बहुत ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति हैं। वो किसी भी हालत में उनसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें बात बात पर अपना पुराना समय याद आता है और अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। उन्हें किशनंदा की याद आती है, जिनके पास वो जब नौकरी खोजने के लिए आए थे तब उनके पास रहे थे। उन्होंने ही उन्हें शरण दी थी और किशनंदा ने ही उन्हें नौकरी पर लगवाया था। अब आगे यशोधर बाबू को अपनी पत्नी का मॉडर्न होना बुरा लगता है, लेकिन वो उन्हें जाहिर नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हारे जीने के अंदाज पर मुझे एतराज़ नहीं होना चाहिए और तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू धार्मिक प्रवचनों को सुनते हुए बार बार अपने परिवार की तरफ खींचे चले जाते हैं। उनका मन धार्मिक प्रवचनों में नहीं लगता। वो बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार वो अपने परिवार की तरफ और किशनंदा की तरफ खींचे चले जाते हैं। वो उन तमाम बातों को याद करते हैं जो कि किशनंदा ने कही थी और उनको ही अमल में लाना चाहते हैं। जब किशनंदा सुबह सैर करने जाते थे और वहाँ से लौटते हुए वो यशोधर बाबू के क्वार्टर में आते थे, वहाँ से झांकते और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज की बात पर उन्हें पूछते कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह कुछ भूले तो नहीं। यशोधर बाबू को वो समय याद आता है जब वो दिल्ली में नए नए आए थे और उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी। तब किशनंदा उन्हें झकझोर कर उठाते थे और अपने साथ सैर पर ले जाते थे। उनका मानना था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। और जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे, अपनी गृहस्थी में बिजी हो गए, लेकिन तब भी उन्होंने अपने इसी सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को छोड़ा नहीं और रोज़ सुबह जल्दी उठकर सैर के लिए निकल जाते। जब भी किशनंदा उनके घर की तरफ आते तो यशोधर बाबू उनको चाय पिए बगैर जाने नहीं देते थे। वो बार बार उन्हें चाय पीने का आग्रह करते। उनकी एक छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी कि जब वह सुबह सुबह सैर करने के लिए जाते तो वो कुर्ता पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहनते, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँवों में देशी खड़ाऊ धारण करते थे और हाथ में एक छड़ी लिए होते थे। वो शायद वो कुत्ते को भगाने के लिए पकड़े हुए होते थे। जब तक किशनंदा दिल्ली में थे तब तक यशोधर बाबू ने उनके साथ बहुत ही मेलजोल रखा था। उनके चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने उनकी कई परंपराओं को आगे निभाने की और उन्हें जीवित रखने की बहुत कोशिश की और कई बार इसी कोशिश में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नाराज़ भी किया था। घर में होली गवाना, जनेऊ पुन्नियों के दिन सब
कमाउनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम में के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे ही कई और काम यशोधर बाबू ने किष्णनंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इन आयोजनों में होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद थे। और उससे ज़्यादा बड़ी बात तो ये रही थी कि अब इन आयोजनों के लिए समाज में कोई भी उत्साह नहीं रह गया था। लोग भी इन आयोजनों को नहीं चाहते थे, लेकिन यशोधर बाबू ये चाहते थे कि वो इन आयोजनों को आयोजित करें और समाज में उन्हें एक सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें क्यों मिलेगा। यशोधर बाबू कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किष्णनंदा से लिया करता था। परंतु बच्चे जो हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। जो भी उनके दिल में आता था वो वैसा ही करते थे। यशोधर बाबू मानते थे कि ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं है। यानी कि हो सकता है कि तुम्हारी नॉलेज जो है, जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के सामने, तुम्हारी नॉलेज के सामने बहुत ज़्यादा है। वो बच्चों को कहते थे कि कम से कम एक बार उनसे पूछ तो लिया करे कि ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन बच्चे कहते थे कि जिस बात की उन्हें पता ही नहीं है, फिर वो उनसे उस बात के बारे में क्यों पूछे। खैर, यशोधर बाबू ने जैसे भी अपने प्रवचनों को सुनना था सुन लिया, मन लगा चाहे ना लगा, लेकिन उन्होंने प्रवचन सुने और वीर वह वहाँ से सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू फिर सोचते हैं कि अच्छा लगता कि अगर उनका बड़ा बेटा बड़ा होने के नाते उनको ये कहता कि घर का सामान जैसे दूध लाना, राशन लाना, डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम वो खुद करेगा। यशोधर बाबू ये सारे काम उस पर छोड़ दें। यशोधर बाबू को याद आता है कि एक बार उन्होंने इस बात का जिक्र अपने घर पर किया था, लेकिन दोनों ही बच्चों में तू मैं हो गई थी कि ये काम तू करेगा, मैं नहीं करूँगा। तब उन्होंने इस बात को कहना ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर उनको याद आया कि उनका कमाऊ बेटा जो है वो उनको कहता है कि नौकर रख लो, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूँगा, आप भी आराम से रहें। लेकिन यशोधर बाबू को ये अच्छा नहीं लगता था। उन्हें ये लगता था कि उनका बेटा जो है वो उनके ऊपर रोब झाड़ने की कोशिश करता है। यशोधर बाबू ये भी चाहते थे कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में रखे, परंतु वो ये भी जानते थे कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह से ही एक बार तो कहा होता। तिस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें। यशोधर बाबू कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा अपनी तनख्वाह जो है उनके हाथ में रखे। नहीं रख सकता तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट खोल ले, नहीं खोल सकता तो कम से कम एक बार कह तो दे। लेकिन बेटे ने ऐसा नहीं किया, जो यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगा। उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है। अब तो उनके बेटे ने इस पूरे घर को भी अपना बना रखा है। वह अपने ढंग से अपना वेतन इस घर पर खर्च कर रहा है। क्या करता है बेटा? घर के लिए कभी कारपेट बिछवाता है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा नया लेकर आ रहा है, कभी डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ ये? और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए ये टीवी ले आया। क्या कहता है वह?
कि मेरा टीवी है समझे, इसे कोई ना छुआ करे। यशोधर बाबू को ये महसूस होता है कि मानो क्वार्टर ही उसी का हो क्या हो, यानी कि घर में कोई भी चीज़ उन्हें अपने नहीं लगती। उन्हें ये लगता है कि जो सरकारी क्वार्टर उनकी वजह से मिला हुआ है उस पर भी बेटे ने अपना हक जमा लिया है। यहाँ पर लेखक ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में अंतर बताया है कि पुरानी पीढ़ी जो है वो कैसे अपने घर परिवार के लिए जीती थी, और नई पीढ़ी जो है वो अपने लिए जीती है, अपना अपना करती रहती है कि ये सामान मेरा है, वो सामान मेरा है। यशोधर बाबू फिर वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं, सब कुछ फिर भूल जाते हैं और सब्जी का झोला लेकर खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे और उनमें से एक उनका अपना था। जैसे ही वो क्वार्टर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें धोखा लगता है कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ गए। उन्हें क्या मालूम कि यहाँ पर तो उनके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। वो देखते हैं कि क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल और बहुत से लोग थे जो वहाँ से विदा ले रहे थे और कुछ विदा दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जो थी वो जली हुई थी। पहले तो उन्हें यह लगा कि शायद वो किसी गलत जगह पर आ गए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे भूषण को देखा, उसे पहचान लिया, तो उन्हें पता चला कि ये उनका अपना ही घर है। उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू सोचने लगे कि आज मेरे क्वार्टर में ये सब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने अपने आप को ही उत्तर दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मुंडे, इनकी माया यही जाने। कि ये बच्चे कुछ भी करते होंगे, इनकी माया यही जाने, उनको तो ये भी नहीं पता कि उनके क्वार्टर में क्या कुछ हो रहा है। तभी उनका ध्यान गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए हैं। लड़की का ये पहनावा यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था। वो उसे कई बार कह चुके थे कि ऐसी पोशाक जो है वो मत पहना करे, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी ही कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। क्या कहती है पत्नी तरफदारी करते हुए? वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया तुम्हारे बहुत कहने पर, परंतु मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। जहां पर वो थे अंधेरे में वहीं के वहीं खड़े रह गए। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर की तरफ कदम रखा। भीतर अभी भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र और पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार वहां पर जमे हुए थे। जब यशोधर बाबू घर के अंदर पहुंचे तब उनके बड़े बेटे ने प्यार भरी एक झिड़की सी दी कि बाबा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे पास आपकी राह देख रहे थे। तब यशोधर बाबू कहते हैं कि हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है, हमारे यहाँ तो इसका कोई रिवाज ही नहीं है। जब से तुम्हारे बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। ये टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ और दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को चाहे अपने बेटों से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, लेकिन जब कोई
उनकी तारीफ करता तो यशोधर बाबू को मन ही मन बहुत अच्छा लगता और उनकी तारीफ करना उन्हें ऐसा लगता कि शायद उनका सिर जो है वो गर्व से ऊंचा हो रहा हो। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या है, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। चाहे तो उन्हें जब बेटा नई चीज लाता तो बहुत बुरा लगता था, परंतु जब वो उन चीज़ों को देखते और दुनिया उनकी तारीफ करती तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी महसूस होता था। जब बेटे ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती ही नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को जानते हैं कि गैस न होने पर इस नगर के चपरासी श्रेणी में मान लिए जाते थे, यानी कि जिसके घर में गैस नहीं होती थी उसे चपरासी की श्रेणी में माना जाता था। इसी तरह जब उनके घर में फ्रिज आया तब भी यशोधर बाबू यही कहते थे कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बनाकर रख दिया और शाम को खाया। इसका पानी भी पीने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि गला पकड़ा जाता है, परंतु कहीं ना कहीं इस बात पे वो संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। यानी कि लेखक ये बताना चाहते हैं कि एक तरफ जहाँ पर यशोधर बाबू नई चीज़ों को देखकर अपने आप को परिवार के सामने ये दिखाते हैं कि उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, परंतु दूसरी ओर इन्हीं चीज़ों के आने के कारण उनका जो रुतबा बढ़ जाता है वो अपने इस रुतबे को देखकर भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर इस बात को जाहिर नहीं करते। अपनी सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी थी, भव्य पार्टी ही नहीं, ये एक भव्य पार्टी थी और ये पार्टी भी यशोधर बाबू को कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर लगी, परंतु फिर भी उन्हें दिल ही दिल में इस बात पे भी संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। एक तरफ तो उनको पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी और दूसरी तरफ इतना सामान देकर उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिस यशोधर बाबू को कभी कुछ नहीं मिला, आज उनकी 25वीं सालगिरह पर इतना सब कुछ घर में मौजूद है। तभी गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसके 25 साल पूरे हो गए हैं। कहते हैं कि मैंने आपके दफ्तर में फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। मैंने भूषण से कहा कि शाम को पार्टी है घर पे तो सभी आएंगे और मैंने अपने बॉस को भी इसी बहाने से घर पर बुला लिया। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और उसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना ये संपन्न साला समहाउ भयंकर यानी कि ओछेपन का धनी मालूम होता है। यशोधर बाबू को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो समझते हैं कि इसी ने ही भूषण को बिगाड़ा है और जब कभी वो ऐसी बात को अपनी पत्नी को बताते तो पत्नी बरस पड़ती कि उसने तुम्हारे बेटे को बिगाड़ा नहीं है बल्कि उसने तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी बना दी है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया और सब ने
मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहा और उनका जवाब उन्होंने थैंक यू देते हुए कहा। जिन लोगों को वो पहले ही जानते थे उनकी और उन्होंने वाई डी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर अपना परिचय दिया और ये जताने की कोशिश की कि वो भी अंग्रेजी से भली भांति परिचित हैं और उन्हें ये भी पता है कि कहाँ पर कौन सी बात को करना है और विलायती रीति रिवाजों का भी उन्हें भली भांति ज्ञान है। तब भी उन्हें कृष्णदा की बात याद आती है कि जब वो कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, ये नहीं भूलना चाहिए। क्या कहते थे कि वो हर बात को सीखना चाहिए, हर बात की समझ होनी चाहिए, लेकिन अपने जो रीति रिवाज हैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब जब उन्होंने सबसे मिल लिया तब बच्चों ने उनको आग्रह किया कि वो एक विलायती परंपरा का आग्रह किया कि वो अपनी पत्नी के साथ केक काटे। उनकी पत्नी पहले तो थोड़ा बहुत शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा और केक के पास ले गई तब वो केक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे कोई शर्म नहीं आई और उन्होंने अपने पति को भी पुकार लिया। परंतु यशोधर बाबू को केक काटने की बात अच्छी नहीं लगी और बेटी ही उन्हें खींचती हुई वहाँ तक ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, कि मैं इन सब को बातों को अच्छा नहीं समझता, मुझे अच्छा नहीं लगती ये सारी बातें। परंतु फिर भी उन्होंने सबके जोर देने पर केक को काटा और कैमरे में उनकी छवि को कैद कर लिया गया। अब एक नई परंपरा आ गई, वो ये थी कि वो एक दूसरे के मुंह को मीठा करवाएं, यानी कि एक दूसरे के मुंह में केक डालें। पत्नी ने तो खा लिया, परंतु यशोधर बाबू ने केक खाने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि मैं केक नहीं खाता। तब उनके बच्चों ने याद दिलाया कि अभी कुछ साल पहले तक तो वो मांसाहारी थे, अब टुकड़ा केक का खा लेने से क्या हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और एक मित्र ने उन्हें लड्डू खिलाने का प्रयास किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इतना कहकर वो संध्या करने के लिए वहाँ से निकल गए और सबको बोल गए कि आप अपना खाएं पिएं और एंजॉय करें। असल बात तो ये थी कि यशोधर बाबू उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हिचक महसूस हो रही थी। इसी कारण से उन्होंने आज पूजा में पहले से कुछ ज़्यादा ही देर लगाई और देर भी कितनी कि मेहमान जो थे वो उठकर चले जाना शुरू हो गए। पत्नी बच्चे सब बारी बारी आकर देखते झांकते और ये कहकर चले जाते कि मेहमान जाने लगे हैं, आप जल्दी कीजिए। जहाँ एक और शाम की पूजा वो सिर्फ 15 मिनट में ही समाप्त करते थे, वहीं पर आज उन्होंने उस पूजा को 25 मिनट तक खींच लिया। परंतु फिर भी उसके बाद उन्हें जब वहाँ पर मेहमानों की आवाज़ें सुनाई दी तब उन्होंने पद्मासन लगा दिया और आराम से बैठ गए। बैठे बैठे उन्होंने अपना टाइम बिताना शुरू किया, परंतु ध्यान नहीं लगा पाए। वो ध्यान लगाना चाहते थे, ध्यान को केंद्रित करना चाहते थे, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए हुए इस कृष्णदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बात और अच्छी तरह से समझने के लिए। वो अपना ध्यान
कृष्णदा की ओर लगाना चाहते थे कि शायद उनके साथ बातचीत हो सके, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। तब उन्हें पुराना समय याद आता है कि हर रविवार कृष्णदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। क्योंकि कृष्णदा बाबू का मानना ये था कि जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय ही कैसी है। चाय को पीते हुए वो प्रवचन करते और यशोधर बाबू बीच बीच में अपने जो उनके मन में शंकाएं उठती थी उसे जाहिर करते रहते थे। आज भी शायद यशोधर बाबू को यही लग रहा था कि वो उनके सामने आएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि जो उनके बीवी और बच्चे कर रहे हैं क्या वो सही है और यशोधर बाबू को उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन कृष्णदा बाबू तो ठहरे अकेले। उन्हें क्या पता कि कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये सब तो माया ठहरी उनके लिए। तभी भूषण आज इतना उछला है कि वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। वो कहते हैं कि जो भूषण आज इतना उछल रहा है, कभी ना कभी ऐसा दिन भी आएगा जब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा और इतना ही अकेला महसूस करेगा जितना कि तू आज कर रहा है। यशोधर बाबू की पत्नी आती है और उन्हें आकर झिड़कती है कि क्या आज वो सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे। यशोधर बाबू ने बड़े ही दबे स्वर में पूछा कि मेहमान चले गए। तब पत्नी ने कहा कि कुछ गए हैं और कुछ हैं। तब उन्होंने बताया कि जो लोग हैं ज़्यादातर उनमें से कुछ रिश्तेदार ही हैं। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें कृष्णदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। यानी कि यशोधर बाबू ने अपनी बेटी से पूछा कि सब चले गए हैं तो अब मैं क्या इस गमछे को पहनकर रख सकता हूँ। तब उनकी बेटी ने उत्तर दिया कि लोग चले गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट। अब वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी, हमारे ऊपर अच्छी जचेगी, वही तो पहन कर आऊँगा। अब तुम्हारी तरह मुझे जीन्स वीन्स पहनना तो आता नहीं है। तभी उनकी नज़र मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ती है और वो पूछते हैं कि कौन लोग इन्हें भूल गए हैं। भूषण बताता है कि ये आपके लिए प्रेजेंट है। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि अब इस उम्र में प्रेजेंट का मैं क्या करूँगा, तुम ही खोल लो और तुम ही इसे इस्तेमाल कर लो। यशोधर बाबू के ऐसा कहने पर भूषण ने सबसे बड़ा पैकेट उठाया और उसे खोलते हुए कहा कि इसे तो रख लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। उसमें क्या था? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। भूषण कहता है कि आप सवेरे जब दूध लेने जाते हो तो इसे ही पहन कर जाया करो, क्योंकि जो आप पुलोवर पहन कर जाते हो वो बहुत ही बुरा लगता है। यानी कि जो ड्रेस यशोधर बाबू सुबह पहन कर जाते थे वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, उनके बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका लाया हुआ गाउन पहनकर वो जाए। बेटी पिता के लिए कुर्ता पजामा लेकर आई थी और उसने देते हुए कहा कि इसे पहनकर गाउन पहने। यशोधर बाबू ने ना पहले तो ना नुकुर की, लेकिन फिर उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और गाउन का सैश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। तभी उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई, आंखें उनकी भर आई। अब इस बात को कहना मुश्किल था कि उन्हें ये बात चुभ गई थी
कि बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि अगर वो चाहता तो ये भी कह सकता था कि दूध मैं ले आया करूँगा और आप इस गाउन को पहनकर सैर करने के लिए निकल जाया करें। या फिर उन्हें ये बात चुभ गई थी, उनकी आंखें जो थी इस बात में भर आई थी कि उनके लिए इतना कुछ किया गया था। यहाँ की इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह कृष्णनंदा उतर आया जिसकी मौत जो होगा से हुई। कहते हैं कि हो सकता है कि इस गाउन को पहनकर उनके शरीर में कृष्णनंदा की आत्मा उतर आई हो, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। क्योंकि कृष्णनंदा भी इसी प्रकार से गाउन पहना करते थे जब वो सुबह सैर के लिए निकला करते थे। अब यहाँ पर लेखक ने कहानी के माध्यम से आज की परवरिश और पहले के विचारों और आज के विचारों की तुलना की है, जिसे आप दकियानूसी मानते हैं। कहा जाता है कि पुराने लोगों के जो विचार थे वो दकियानूसी हैं। आज भी यही लोग मानते हैं कि हाँ, पहले के विचार जो थे वो दकियानूसी थे, और लेखक ने यहाँ पर दोनों का यही तुलना की है। लेखक कहना चाहता है कि समय के अनुसार हर किसी को बदलना चाहिए, अपने विचारों को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यशोधर बाबू भी उन्हें स्वीकार करना चाहते थे भी और नहीं भी, यानी कि यशोधर बाबू जो थे वो अपने विचारों को बदलना चाहते भी थे और नहीं भी चाहते थे। उन्हें कई बात अच्छी लगती भी थी और नहीं भी लगती थी। अगर कोई बात अच्छी लगती थी भी तो भी वो अपने असूलों के पक्के थे, असूलों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी बात को लेखक ने अपने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर अपने कमेंट्स दीजिए। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। मेरी पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे आप मेरी पिछली वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।